चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस क्लास 10th के वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट को हैक करने वाले हैं। किस तरह से हैक किया जाएगा समझा देता हूं। देखो, बहुत आसान तरीके से आपको बता देता हूं। क्लास 10th में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं सब्जेक्ट मैथ के, उन सभी कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी फॉर्मूले होते हैं हर एक चैप्टर के, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। पूरी बुक आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखोगे तो जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, उनके नोट्स आपने बना लेने हैं। क्विक रिवीजन के लिए ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी। और जो भी ये आज की वीडियो होने वाली है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि भैया कोई भी वीडियो आप देखते हो तो उसको शेयर जरूर कर देना है। अब जो भी हमारी ये फॉर्मूला शीट होने वाली है सभी के सभी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के 14 चैप्टर्स की, इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। पूरी की पूरी बुक के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है भैया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमें कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लाइक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं भैया 72 हमारे पास कोई नंबर है, इसी तरह से 21 हमारे पास कोई नंबर है। तो जो भी हमारे पास ये नंबर्स आए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो भी हमारा ये 72 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे भैया? 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहां पर 3 की पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं कि भैया 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 3 बार आपने 2 लिख देना है क्योंकि इस पर पावर 3 लगी हुई है। इसके बाद आगे आपने यहां पर 3 मल्टीप्लाई में 3, अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी, जैसा भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर हम 21 की बात करते हैं तो भैया ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर से क्या हो जाएंगे भैया? 3 इंटू में 7 हो जाएंगे। अब जो भी ये प्राइम फैक्टर से किए गए हैं इन्हीं का यूज करके फाइंड किया जाता है एचसीएफ और एलसीएम को। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया एचसीएफ की। जो भी हमारे ये दो नंबर्स हैं 21 और 72, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा? तरीका क्या होता है इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करने का? एचसीएफ में क्या होता है, जो भी प्राइम फैक्टर से किए गए हैं, सबसे पहले तो क्या करना होगा, जो भी दो नंबर या जितने भी नंबर दिए होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। उसके बाद जो भी कॉमन आता है, लाइक 3 इसमें आता है और 3 इसमें भी आता है, तो हमें यहां पर 3 इनका एचसीएफ मिल जाएगा। जो भी कॉमन आता है, जो भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं, उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर हमारे पास से 1, 3 दोनों में कॉमन आता है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भैया एलसीएम की, तो एलसीएम इन दोनों नंबर 21 और 72 का क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जिस पे भी हाईएस्ट पावर होती है, जो ज्यादा बार रिपीट होता है, उन सभी को हमें लेना होता है। लाइक 2 सबसे ज्यादा बार कहां पर आया है? 2 की पावर 3, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में उसके बाद 3 एक बार यहां पर आया है और 3 2 बार ऊपर वाले में आया है, तो जिस पर ज्यादा है वो हमें उठाना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, यहां पर 3 होगा और इस पर पावर 2 लगाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी हमारा 7 है इसको भी हमें यहां पर रखना होगा। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा। 2 की पावर 3 ये हो जाता है 8, उसके बाद 3 की पावर 2 ये हो जाता है 9 और 7। ठीक है, यानी कि इन सभी को मल्टीप्लाई तो करना आपको आता है, सभी को मल्टीप्लाई आप करोगे तो 504 यहां पर एलसीएम मिल जाएगा। तो भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है समझ में आ गया। एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, एलसीएम कैसे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके वो भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारा आता है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई नंबर है ए स्क्वायर है, ठीक है, ए हमारा कोई नंबर है उसका स्क्वायर है, p उसको डिवाइड कर सकता है, तो वहां पर क्या होगा, कंडीशन क्या होती है, p ऑल्सो डिवाइड a। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो ए को भी डिवाइड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां पर होता है भैया? इरेशनलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने में, उनको प्रूव करने में। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन गारंटी है 3 नंबर का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। अब ये किस तरह का क्वेश्चन होता है कि लाइक रूट थ्रू आपको दिया होगा, रूट 3 दिया होगा, रूट 5 दिया होगा, इनको इरेशनल प्रूव करना होता है। और ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं।
हैं, दो अलग अलग तरीकों से सोल्व किए जाते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट इस तरह से दे दिया जाएगा या फिर आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन कि लाइक 2 प्लस में √5 यहां पर आपको दिया गया है, इसमें आपको √5 दिया गया है कि भैया इरेशनल है, आपको प्रूव करना है 2 प्लस √5 ये भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। दोनों मेथड आपको डिटेल में समझाए गए हैं, जो भी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है भैया इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन कंफर्म कर लेना है, 3 नंबर गारंटी वाला क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है रियल नंबर्स, अगर आप ये सभी कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो इन कॉन्सेप्ट से अलग कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 1 की बात हो गई, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर नंबर 1 में एक फॉर्मूला और बनता है भैया, वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल ये है कि अगर आपको मान लो कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास जो भी नंबर यहां पर दिया गया है ये ए है और जो भी हमारा बी वाला नंबर है वो यहां पर हमें दिया गया है। अगर उनका एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है? नंबर्स के साथ। ये अगर फॉर्मूला आपको आता है तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनेगा ही बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई हमारा जो भी फर्स्ट नंबर है ए, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं बी वाले नंबर के साथ तो वो इक्वल होता है भैया एलसीएम मल्टीप्लाई में जो भी हमारा एचसीएफ होता है उसके। यानी कि जिन भी दो नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं भैया। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। अब हमारा जो रियल नंबर्स वाला चैप्टर है इसके सभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, तो अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की बारी है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर नंबर 2 आता है भैया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले क्या जरूरत होगी हमें? सबसे पहले पॉइंट में दिया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उसके कुछ टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला टाइप है भैया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है भैया? ए एक्स प्लस में b इक्वल्स टू में 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में होता है बी एक्स प्लस में यहां पर c इक्वल्स टू में 0। और जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी क्या होती है? ए एक्स की क्यूब प्लस में यहां पर आ जाता है भैया बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में आ जाता है सी एक्स प्लस में d इक्वल्स टू में 0। जो भी ये जनरल फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट यहां पर दिखेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल पर होती है उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल पे x पर कितनी पावर है? 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक जिसको कहेंगे उस पर पावर 2 होती है और क्यूबिक में पावर 3 होती है, यानी कि डिग्री 3 होगी। ठीक है, तो जो भी हमारा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है वो हमने क्लियर किया। आएंगे भैया सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में कहता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है ना, इस तरह से आपको ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ को देखकर बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। तो वहां पर ग्राफ कुछ इस तरह से दिया होता है कि भैया जो भी लाइन है वो हमारी क्या होगी, जहां पर भी कट करे और टच करे बस उन पॉइंट्स को हमें काउंट करना है। जैसे यहां पर देखो भैया एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया जहां पर कट करती है, जहां पर टच करती है उसको भी हमें काउंट कर लेना है। तो 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इस कंडीशन के लिए 3 हो जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट यहां पर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आपको पता है ना जीरोस क्या होते हैं भैया? अल्फा होते हैं, ठीक है, दूसरे जीरो को बीटा कहा जाता है। और कोफिशिएंट्स हमारे क्या होते हैं भैया? कोफिशिएंट्स हमारे ए बी और सी होते हैं। जो भी यहां पर जनरल फॉर्म दिख रही है आपको, इसमें ए बी और सी क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। और इनके जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इसके जीरोस क्या होंगे? अल्फा और बीटा होते हैं। जीरोस को रूट्स भी कहा जाता है। ये जीरोस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो संबंध दो तरीके से होता है। अगर मैं जीरोस यानी कि अल्फा प्लस में बीटा जीरोस को ऐड कर देता हूं तो ये इक्वल होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए के। और अगर मैं इनका यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, प्रोडक्ट कर देता हूं, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू में हो जाता है हमारा सी अपॉन में ए। जो भी ये दो रिलेशन है ये आपको पता होने चाहिए। काइंड ऑफ ये फॉर्मूला है तो इनको राइट डाउन आपने
कर लेना है। तो जो भी जीरोज हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है इन दो फॉर्मूले से हमने यहां पर शो कर दिया है। अब एक मान लो सिचुएशन, आपको जीरोज दे दिए जाएं और आपको पोलिनोमियल बनाना है। कैसे किया जाएगा? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर ही मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है भैया? आपको क्या करना होगा, जो भी जीरोज दिए गए हैं ना, उन जीरोज की वैल्यू को पुट करना होगा इस फॉर्मूले में और पोलिनोमियल आप बना लोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया? यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस में यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, उसके बाद हमारे पास एक्स, देन प्लस में यहां पर आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, इक्वल हो जाएगा ये जीरो के। जो भी हमारा ये वाला फॉर्मूला है, इसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है? जब हमें जीरोस दिए गए होते हैं और हमें पोलिनोमियल फाइंड करना होता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको राइट डाउन आपने कर लेना है। भैया इससे भी अलग आगे कुछ आता है पॉलिनोमियल्स में? बिल्कुल आता है, वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, वही चीजें और आपको पता होनी चाहिए। कौन सी चीजें हैं? क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है, भूल गए हो, तो भैया मैं हूं ना, रिकैप करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। नेक्स्ट पेज पर जो अदर फॉर्मूले हैं उनकी भी एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं। पोलिनोमियल्स में यहां पर कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। जो भी फॉर्मूले आपके सामने लिखे गए हैं, इन सभी फॉर्मूलों को आपने क्लास 9th में याद भी किया होगा, इनका यूज भी किया होगा, ये अच्छी तरह से आपने रटे भी होंगे। इन केस कोई डाउट है तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो। इन फॉर्मूलों के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, क्लास 9th में आपको ये एक्सप्लेन किए गए थे, तो इनको एक क्विक रिवाइज कर लो और इनको राइट डाउन कर लो फिर से, क्योंकि इनका यूज क्लास 10th में भी होने वाला है और आगे जो क्लास आएंगी उनमें भी इनका यूज आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये परमानेंट लिखकर कहीं चिपका लो। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जो हमने पीछे वाले पेज पर चीजें समझी और इस वाले पेज पर जो हमने फॉर्मूले समझे, सारे कॉन्सेप्ट कवर हमने यहां पर कर लिए हैं। तो अब बारी आएगी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर नंबर 3 आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहला पॉइंट इसमें रहेगा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो भी पेयर होता है इक्वेशंस का, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? तो फटाफट से आपको बता देता हूं भैया। a1x, उसके बाद आ जाता है b1, यहां पर आ जाएगा हमारे पास y, देन प्लस में आ जाएगा हमारे पास c1 इक्वल्स टू में 0। एक इक्वेशन है, लेकिन यहां पर इक्वेशंस का पेयर आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी भैया? दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको दी होगी। यहां पर a2x हो जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारे पास b2y हो जाएगा, देन प्लस में हमारे पास c2 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब यहां पर जो भी हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, इनका रेशो जो है ना, मतलब जो भी हमारे कोफिशिएंट है उनका रेशो हम कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि लाइन से इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। अब यहां पर एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि अगर लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं या फिर पैरेलल होती हैं, तो लाइंस का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। लाइन का एक सॉल्यूशन, मतलब जो भी इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएंगे हमें, या फिर सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। ये बातें हमें समझनी होंगी। तो भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन सॉल्यूशन होता है, यानी कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस की बारी आ जाती है, तो भैया मैनी सॉल्यूशन, यानी कि जो भी हमारी एक लाइन होती है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाती है, हर जगह पर सॉल्यूशन होता है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है भैया पैरेलल लाइन से, एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, ये एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं, कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई? जो भी हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, इनको कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, कोइंसिडेंट कब होंगी और पैरेलल कब होंगी। कंडीशन क्या होगी भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हमारी हैं, अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो a1 अपॉन में a2 रेशियोज को कंपेयर करके हम देखेंगे और b1 अपॉन में b2, अगर ये रेशियो हमारे एक दूसरे के इक्वल नहीं आए हैं, तो लाइंस किस तरह की हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन प्राप्त होगा हमें। उसके बाद बात करें अगर हम कोइंसिडेंट लाइंस की, तो भैया कोइंसिडेंट लाइंस में जो ये रेशियो है वो क्या होता है भाई? a1 अपॉन में a2 ये इक्वल होता है हमारे पास b1 अपॉन में b2 के, और ये इक्वल होता है हमारे पास भैया c1 अपॉन में
C2 के। तो यहां पर जो भी हमारे ये तीनों रेशियोज हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हमें मिल जाते हैं तो सिंपल आपने क्या समझना है, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसके अलावा भैया पैरेलल लाइंस के लिए रेशियोज क्या आएंगी, भैया पैरेलल लाइंस के लिए जो रेशियोज है वो किस तरह से आता है, A1 अपॉन में A2 ये इक्वल होता है भैया B1 अपॉन में B2, बट नॉट इक्वल ये होता है हमारा C1 अपॉन में C2 के। जो भी हमारा A1 अपॉन A2 है और B1 अपॉन B2 है, सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी हो जाएंगी भाई, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अब यहां पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वाली कंडीशन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो वही यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कोइंसिडेंट जो लाइंस होती हैं भैया इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, साथ में डिपेंडेंट भी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो डिपेंडेंट है वो किस में होता है भाई, कोइंसिडेंट लाइंस में होता है, डिपेंडेंट भी होता है और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं। इसके बाद पैरेलल लाइंस हो या फिर इस तरह से रेशियो हमारा आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट भाई, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाता है। तो भैया आपको यहां पर कुछ चीजें समझ लेनी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वन सॉल्यूशन, रेशियो आपका ये आएगा और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां पर होता है। दूसरा पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइंस मेनी सॉल्यूशंस होंगे, रेशियो आपका ये आएगा और कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां पर होता है। उसके बाद थर्ड में यहां पर पैरेलल लाइंस होती हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, रेशियो आपके सामने है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां पर होता है। ये सिंपल चीजें आपको समझ लेनी है, एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया गया है उससे भी आप ये चीजें समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत डिटेल में आपको बताया गया है, एलिमिनेशन मेथड जो है वो भी बहुत डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया गया है। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो और इन सभी के साथ साथ आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से कंफर्म है आएगा ही आएगा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन दी होगी भैया इस तरह से आपने बॉक्स बना के दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेने हैं एंड जस्ट ग्राफ प्लॉट कर देना है, ग्राफ पर उन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं चैप्टर नंबर 3 में, इनसे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड भी आपको याद रखना है, किस तरह से ये मेथड जो है इनके स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने आने चाहिए। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में भी समझ चुके हैं तो ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर एक एड ऑन चीज जो होकर आती है वो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल में भी मैंने आपको बताई थी। ये होता है हमारे पास यहां पर ax², उसके बाद प्लस में हमारे पास bx आ जाता है, देन प्लस c इक्वल्स टू में 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब इस इक्वेशन को, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होगा भैया फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो मिडल टर्म होती है उसको स्प्लिट करके सोल्व करते हैं। बहुत डिटेल में आपको क्लास 9th में भी ये तरीका सिखाया था, क्लास 10th के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो है इस चैप्टर की उसमें भी आपको बताया गया है। इसमें मिडल टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करके सोल्व किया जाता है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो तरीका कौन सा है भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला तरीका है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है भैया, जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर आ जाता है माइनस में b, उसके बाद आता है प्लस माइनस, रूट के अंदर आ जाता है भैया b² माइनस में 4ac और अपॉन में यहां पर आ जाता है हमारे पास 2a। अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। इसको कहा जाता है भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है लिखने का, वो भी आपको बता देता हूं भैया। x इक्वल्स टू में माइनस b, उसके बाद प्लस माइनस यहां पर रूट लगाया जाता है, रूट के अंदर d अपॉन में यहां पर आ जाता है भैया 2a। अब यहां पर आप कहोगे कि भैया ये d क्या होता है, एक्चुअल में b² माइनस 4ac जो है ना इसको d कहा जाता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, कैपिटल D से इसको शो किया जाता है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी यहां पर मैं लिख देता हूं, ये होता है हमारे पास b² माइनस में 4ac और डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, 3 पॉइंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट होता है टू डिस्टिंक्ट रियल
रूट्स है। कोई भी हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो उसके अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कब होंगे उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो भाई कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें हमने पुट कर दिया और जो भी वैल्यू आई है वो 0 से अगर बड़ी है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है यहां पर भैया, टू इक्वल रूट्स है। अगर हमारे पास d इक्वल होगा 0 के तो हमारे जो रूट्स होंगे, जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हमें मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या होता है भाई, नो रियल रूट्स है। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, जब d स्मॉलर देन 0 होगा, 0 से छोटा यानी कि माइनस में अगर d की वैल्यू मिल जाती है तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसके लिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है भैया, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने राइट डाउन कर लेना है और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी राइट डाउन कर लेना है। उसके लिए 3 कंडीशन जो होती हैं ये भी आपने लर्न कर लेनी है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम के लिए। चैप्टर नंबर 4 के इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर आप कर लेते हो तो इनसे अलग एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो और चैप्टर नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सोल्व आप कर सकते हो। अब चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की बारी आती है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर नंबर 5 इसको कहा जाता है भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं भैया, एपी बोल देते हैं। अब ये एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, कोई भी चीज हमें सीक्वेंस में दी जाए तो वो एक एपी बनाती है। एपी की जनरल फॉर्म की बात अगर हम करें तो ये क्या होती है भैया, ए होता है इसमें, उसके बाद ए प्लस में डी आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाता है, a प्लस में 2d आ जाता है, उसके बाद a प्लस में हमारे पास 3d आ जाता है। इसी तरह से आगे वाली टर्म्स इसमें आ जाती हैं, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में जो हमारी सबसे पहली टर्म है भैया इसको a कहा जाता है, दूसरी टर्म जो है इसको a2 कहा जाता है, तीसरी टर्म जो है इसको a3 कहा जाता है, इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म है इसको a4 कहा जाता है और जो लास्ट में हमारी यहां पर टर्म आएगी उसको एन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल चीजें यहां पर मैंने बता दी। अब यहां पर यही चीजें मतलब ए क्या है, डी क्या है, जो जो भी इसमें एन आया है, जैसे यहां पर ये क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो पता आपको होगी ही, फिर भी आपकी रिवीजन के लिए बता देता हूं भैया। ए का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म होगी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी यहां पर लिखा गया है नंबर ऑफ टर्म्स इसका मतलब होता है। ए एन जो यहां पर आया है इसका मतलब होता है nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म होती है ये। इसके बाद एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि एपी में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसे एस एन से शो किया जाता है। देन हमारे पास है एल जिसको कहा जाता है लास्ट टर्म ऑफ एपी, जो भी लास्ट में दी होती है वो लास्ट टर्म ऑफ एपी होती है, उसको एल से शो यहां पर किया जाता है। ए एन से भी उसको लिख सकते हैं या फिर एल से भी उसको शो कर सकते हैं। अब मेनली जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये बहुत सिंपल है, क्योंकि मेनली ये दो फॉर्मूलों पर डिपेंड करता है। अगर आपने जनरल फॉर्म को समझ लिया और इन सभी पॉइंट्स को आपने समझ लिया तो दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं n टर्म वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है उसकी। फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए एन इक्वल हो जाता है हमारा ये a प्लस में n माइनस 1 और d यहां पर आ जाता है। भैया ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, काम आएगा क्लास 10th में भी और आगे जब जाओगे क्लास 11th में वहां पर भी ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। इससे नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है भैया वो हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का। यहां पर अगर हमें n टर्म्स दी गई है, कोई नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी गई है, उन सभी को हमें जोड़ना है, सबका सम करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा भाई, सबसे पहले तो हम इसको एस एन से शो करेंगे। फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2, ब्रैकेट यहां पर लगाया जाता है, इसमें आ जाता है 2a प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1, डी हमारे पास आ जाता है, ब्रैकेट को कर दिया जाता है यहां पर क्लोज है। एक ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। ये फॉर्मूला जब यूज किया जाता है जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो। अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा भैया, फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ जाएगा हमारा a प्लस में l। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एल यानी कि लास्ट टर्म अगर हमें पता हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड करने के लिए। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो भैया ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पर मेनली क्या है,
एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूले अगर आपको आ गए तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इन 3 फॉर्मूलों से अलग कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 6 जो है वो आता है भैया 8 नंबर का, ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है। उसके क्या क्या समझना है आपने, कौन कौन से उसके फॉर्मूले होंगे, सभी चीजों को समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। चैप्टर नंबर 6 आता है भैया। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा ये ट्राइंगल्स है, ये अकेला चैप्टर जो है ना 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट कम है लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट जरूर लग सकते हैं वो कॉन्सेप्ट। उनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे तभी इजी आपको वो लगेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है भैया? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है इसमें, बीपीटी थ्योरम, जिसको थिल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो भैया बीपीटी थ्योरम आपने कर लेनी है और बीपीटी थ्योरम का जो कन्वर्स है उसको भी आपने कर लेना है। दोनों थ्योरम की डेडिकेटेड वीडियो ग्रीन बोर्ड पर आपको प्रोवाइड की गई है, तो आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब पर बीपीटी थ्योरम बाय ग्रीन बोर्ड, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बाय ग्रीन बोर्ड, वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां से इन दोनों थ्योरम्स को क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या समझना है कि भाई सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। मान लो हमारे पास एक ये सर्किल है, एक दूसरा सर्किल है, तो क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। एंड सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट उसके बाद शुरू हो जाता है। सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको जो क्राइटेरिया है वो समझना है। कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है सिमिलर फिगर्स के लिए? सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है, एंगल 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 क्राइटेरिया होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है और साइड 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 क्राइटेरिया ये होता है। जब भी हम साइड 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 क्राइटेरिया की बात करते हैं या फिर जहां पर भी साइड इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पर हमें साइड्स का रेशियो लिखना होता है। लाइक एग्जांपल के लिए मेरे पास 2 ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास, ये एक दूसरा ट्राइंगल मेरे पास हो गया। मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है भैया, ए बी सी है और ये भी मेरे पास क्या है भैया, पी क्यू आर है। इस तरह से मेरे ये ट्राइंगल है। साइड्स का रेशियो मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना होगा भैया, ए बी अपॉन में पी क्यू इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू ये साइड्स का रेशियो इस तरह से निकाला जाता है। इसी तरह से भैया बी सी अपॉन क्यू आर आपने लिख लेना है। इस तरह से आप लिख लो बी सी अपॉन में क्यू आर। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ए सी अपॉन में पी आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन में पी आर। उसके बाद इनको कंपेयर कर लेना है। अगर इक्वल आपको ये मिलता है तो क्या होगा भैया, ऐसे 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अगर ये तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं तो ये दोनों ट्राइंगल से क्या हो जाएंगे भैया, सिमिलर हो जाएंगे। इन पर डिटेल में जो वीडियो है, ठीक है, हर एक चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई है उसमें सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि बीपीटी थ्योरम, जिसको थिल्स थ्योरम भी कहा जाता है, बीपीटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स आपने समझ लेना है। उसके बाद सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्राइंगल्स का जो क्राइटेरिया है इंट्रोडक्शन वीडियो से वो आपको समझ में आ जाएगा। यही इस चैप्टर 6 जो ट्राइंगल्स है इसके कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको 8 नंबर दिलाकर जरूर जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 के बाद अगर हम बात करें तो भैया चैप्टर नंबर 7 आ जाता है, जिसको कहा जाता है यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है भैया, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक हमारा एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई होता है। अब एब्सिसा किसको कहेंगे, ऑर्डिनेट किसको कहेंगे, ये आपको कंफ्यूज जरूर करता होगा। इजी वे में इसको क्लियर करो। देखो गाइज, जो भी हमारे पास एब्सिसा है वो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट जो है वो हमारी वाई की वैल्यू होती है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा भैया हमारा एब्सिसा, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट। सिंपल है ना। तो जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है उसको एब्सिसा कहेंगे, वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहेंगे। अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये भी फॉर्मूलों पर डिपेंड है। फॉर्मूले कौन कौन से होंगे भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये 4 फॉर्मूले आपको पता है और सिंपल ग्राफ वाली चीजें आप समझते हो तो आसानी से इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई, मान लो आपको कोई भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, इस तरह से आपको यहां पर ए और बी पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, x1 y1 हो जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भैया, x2 y2 हो जाएंगे। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा,
ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर हमारा x2 माइनस में x1, उसके बाद इसका हो जाएगा भैया होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा लो, यहां पर हमारे पास आ जाएगा भैया y2 माइनस में y1 और इसका भी होल स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर इसे डाल देना है। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ये फॉर्मूला आपको याद भी जरूर होगा क्योंकि क्लास 9th में भी ये फॉर्मूला पहले आता था, सिलेबस कम होने के बाद ये फॉर्मूला वहां से हटा दिया गया है। क्लास 10th में ही ये फॉर्मूला आपको पहली बार देखने को मिलेगा। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिन हमारा O होता है, उसके बाद हमारा A कोई पॉइंट दिया गया है ग्राफ पर कहीं भी, तो अगर हमें ओरिजिन से A पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y होंगे, क्योंकि यहां पर एक ही पॉइंट है तो हमारे पास क्या होगा भैया एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और इसको डाल देना है हमें रूट के अंदर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब बात करेंगे भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला की। अगर हमें इस तरह से कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है, बीच में जो बिंदु है उसको फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। जो भी हमारा मान लो मिड पॉइंट हमारा यहां पर P है, ठीक है, यहां पर हमारा P जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y होंगे। तो भैया इन x और y की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भैया x2, उसके बाद यहां पर आ जाएगा प्लस में हमारे पास x1 अपॉन में आ जाएगा 2। इसी तरह से यहां पर हम आगे क्या करेंगे भाई y2, उसके बाद प्लस में हमारे पास y1 अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं इनको राइट डाउन कर लो, इन्हीं से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सोल्व होने वाले हैं। अब बात करेंगे भैया सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, जो भी हमारी कोई लाइन दी होती है इसको रेशो में डिवाइड करता है कोई पॉइंट P हमारा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरफ हमारा M है और इस तरफ हमारा N है, M और N रेशो में ये डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए। अब सेक्शन फॉर्मूला जो लिखोगे ना उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज वो रहते हैं, उस कंफ्यूजन को एक ट्रिक से सोल्व करा देता हूं आपकी। जो आपका यहां पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लिखा है ना, जस्ट आपने क्या करना है, x2 के साथ यहां पर m और यहां पर n इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस भी रेशो में ये डिवाइड होता है ना वो आपने इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी हमारा यहां पर P पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे भैया x y होंगे। अगर यहां पर किसी रेशो में होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो हमारे पास यहां पर x2 है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस में यहां पर हमारे पास है जो x1 है उसको भी एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x1 अपॉन में हमारे पास क्या करना होगा, जो हमारे पास 2 है ये नहीं लिखेंगे, जो भी हमारा m और n है इसको हमें लिख देना है ऐड करके, तो यहां पर आ जाएगा m प्लस में n। अब हमें करना क्या होगा, देखो x2 है और x1 है, पहले वाले में हम मल्टीप्लाई कर देंगे m से, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे n से। तो हमारा यहां पर फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। ये आधा ही हुआ है फॉर्मूला, अभी आगे भी हमें लिखना है यहां पर। तो इसमें क्या होगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास my2, उसके बाद प्लस में यहां पर n आ जाएगा, उसमें आ जाएगा हमारे पास भैया y1 और अपॉन में आ जाएगा यहां पर m प्लस में n और ब्रैकेट यहां पर कर देंगे क्लोज है। तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता दिया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला फॉर्मूला बता दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बता दिया, सेक्शन फॉर्मूला आपको बता दिया। ये सारे फॉर्मूले राइट डाउन कर लो। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे अलग कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर फॉर्मूला आपको सही से विजिबल नहीं है तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब आई थिंक फॉर्मूला आपको सही तरह से विजिबल हो गया होगा। अब इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो आता है भैया ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन समझ लोगे ना अगर कॉन्सेप्ट को तो ट्रिग्नोमेट्री भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, उन सभी को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री 7 नंबर का वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में। अब इस चैप्टर में मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पहली बार आपके सामने आता है, तो चैप्टर का नाम रखा जाता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो होगा भैया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो भी हाइपोटेनियस है उसको कैपिटल H से डिनोट किया जाता है, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। अब जो भी हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, उन रेशोज को याद करने की एक ट्रिक आपको बताई गई थी। भाई ट्रिक क्या है, पंडित है
उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद क्या करते हैं भैया, हर हर बोलते हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, इस तरह से आपको ट्रिक बताई गई थी। कुछ बच्चे इस ट्रिक को इस तरह से भी याद रखते हैं कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस तरह से याद रखते हैं। लेकिन भैया ये कुछ टाइम तक चलेगा, लाइफ टाइम जो ये ट्रिक रहेगी वो इसी तरह से रहेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। अब यहां पर देखो, जो हमारा पहला रेशो है S4 क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है। तो नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिक की मैंने एक साइड में आपको बता दी है। तो भैया ये वाला जो हमारा पॉइंट है S4 हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा के लिए हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है भैया, कोस थीटा है। तो देखो यहां पर कोस थीटा के लिए C4 कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है हमारा, B अपॉन में H होता है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये वाला क्या है, T4 क्या होता है भाई, हमारा टेन थीटा होता है। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, टेन थीटा ये इक्वल हो जाएगा हमारा P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या किया जाएगा भाई, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि जो हमारा साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा होता है। यानी कि जो भी हमारा ये रेशियो है ना, जस्ट इसका उल्टा कर दो, P अपॉन H है तो H अपॉन P हमारा यहां पर कोसेक के लिए हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो हमारा सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कोस थीटा का होता है। यानी कि B अपॉन में H है तो इसका उल्टा कर दो, हमारा यहां पर H अपॉन B कर देते हैं, तो ये सेक थीटा के लिए हो जाएगा। और कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पर आ जाएगा कोट थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसको हम कहेंगे भैया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इन डिटेल में आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे यहां पर मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमारे यहां पर हमने लिख लिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और ट्रिक मैंने बता दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। अब इनसे एडिशनल कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए भैया। वो एडिशनल चीजें क्या हैं, कि जो भी हमारा यहां पर होता है कि भैया टेन थीटा जो है ना वो किसके इक्वल होता है, हमारा साइन थीटा अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर नेक्स्ट फिर से बता देता हूं मैं आपको कुछ अलग। तो यहां पर हमारा कोट थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा टेन और कोट है वो मैंने बताया ना रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा। तो रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा कर दो फ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर कोस थीटा अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। इस तरह से कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया साइन थीटा इक्वल किसके हो जाएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, वन अपॉन में यहां पर लिखा जा सकता है इसको कोसेक थीटा। इसी तरह से भैया कोस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोस थीटा इक्वल्स टू में वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू में वन अपॉन कोट थीटा। कई सारे ऑपरेशंस यहां पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपल रेशियोज आपने जब याद कर लिए हैं और कुछ इस तरह के ऑपरेशंस जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है भैया, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है इसमें, वो तो सभी को याद होती है। तो आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आ जाएगा यहां पर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है हमारा वन के। ये पहली आइडेंटिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है भैया, यहां पर आ जाता है वन प्लस में उसके बाद आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो जाता है हमारा यहां पर सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहां पर वन प्लस में आ जाएगा यहां पर भैया कोट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो जाता है हमारा यहां पर कोसेक। ठीक है, यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर जो भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए हैं, पाइथागोरस थ्योरम बताई है और ट्रिग्नोमेट्री की तीन आइडेंटिटीज बताई हैं, इन सभी को राइट डाउन आपने कर लेना है। ये चीजें अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और आपने समझनी है, उसको कहेंगे भैया ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके सामने प्रस्तुत है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को विद इन, ठीक है, विद इन 2 to 3 मिनट्स तैयार किया जा सकता है। इस पर अलग से वीडियो बनाई गई है, आप YouTube पर जाकर सर्च कर लो हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय ग्रीन बोर्ड, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाली जो ट्रिक है वो पता चल जाएगी। और इस टेबल को आप विद इन 2 और 3 मिनट्स तैयार कर लोगे। वैल्यूज जो है ना वो रटने की जरूरत आपको
नहीं पड़ेगी। सो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या करना है, रेशोज करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करनी है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो वैल्यूज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली हैं तो इनको लर्न कर लो और चैप्टर नंबर 8 का कोई भी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से आप सोल्व कर सकते हो। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको मैंने पीछे वाले पेज पर बताया था, उसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो वैल्यूज गिवन होती है उनका यूज चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी होने वाला है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज कहां पर होगा भैया, दो चैप्टर्स के अंदर होगा। और इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने की ट्रिक मैंने आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में प्रोवाइड कर दी है, उसको जरूर देख लेना है एग्जाम में जाने से पहले। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो भैया चैप्टर नंबर 9 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यूज तो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया। इसके अलावा चार चीज आपको पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे भैया हॉरिजॉन्टल लेवल की। हमारा एक ट्राइएंगल होता है, उसमें जो भी हमारी इस तरह से लाइन होती है, लेटी हुई लाइन होती है, उसको कहा जाता है भैया हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको बोल सकते हैं। जो भी हमारी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल हम बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई कोई पर्सन यहां पर खड़ा है तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी वो टावर के ऊपर वाले पॉइंट को देख रहा है तो यहां पर जो भी एंगल बनेगा, लेट्स सपोज यहां पर हमारा ए एंगल है, इस ए एंगल को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। यहां पर खड़ा होके वो जिस तरफ भी देख रहा होता है उस वाली लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। अब एक दूसरी कंडीशन भी आ जाती है, मान लो वो पर्सन यहां की बजाय किसी ऊपर वाले पॉइंट पे खड़ा होके नीचे की तरफ देखता है ना, ऊपर खड़ा होके नीचे की तरफ जब देखता है तो उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहां पर उसका हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर होगी उस कंडीशन में, और जो भी यहां पर एंगल बनेगा, लेट्स सपोज जो भी हमारा ये बी एंगल बना है ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि भाई ये वाली लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इधर एंगल बनेगा इधर एंगल बनेगा तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लास 9 वाला कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर इन दोनों को इक्वल करने के लिए यूज किया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैप्टर नंबर 9 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल और इसके अलावा जो चार पॉइंट मैंने बताए हैं इनसे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है, जस्ट क्वेश्चन को समझना है और आपने जो एप्लीकेशंस हैं उनको सोल्व कर लेना है ट्रिग्नोमेट्री की। तो चैप्टर नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी आ जाती है सर्किल्स वाले चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 10 जो हमारा सर्किल्स आता है, इसके बाद भी एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स जो चैप्टर नंबर 11 आएगा। इन चैप्टर्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं वो समझ लो। तो सबसे पहले बेसिक जो होता है सर्किल के बारे में, भैया सर्किल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्किल की जो टेंजेंट है वो क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, कोड क्या होती है, बेसिक बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए और आपको आई होप पता भी होंगी। अगर नहीं पता है तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल में आपको बातें बता रखी हैं। अब यहां पर बात करेंगे सर्किल वाला जो चैप्टर नंबर 10 है भैया, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने कर ली तो सारा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। पहली चीज है भैया थ्योरम 10.1, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से आपके ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि जो भी हमारा रेडियस होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये रेडियस है और किसी पॉइंट से टेंजेंट आती है, हमारा पी पॉइंट से यहां पर क्यू पर ये टेंजेंट है, तो यहां पर आपको क्या समझना है, जो भी टेंजेंट है और रेडियस है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहां पर भी ये एक दूसरे को मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सिंपल पॉइंट ये थ्योरम 10.1 से समझ में आ जाता है। इसके बाद आती है भैया थ्योरम 10.2, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब भैया जो भी थ्योरम है इनको प्रूव किस तरह से किया गया है उन पे अलग से वीडियो बनाई गई है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, थ्योरम 10.1 10.2 दोनों थ्योरम आपको करा दी गई हैं। थ्योरम 10.2 से कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है, तो कॉन्सेप्ट को कहेंगे द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। मान लो हमारा यहां पर कोई बाहर की तरफ पॉइंट दिया गया है, ये सर्किल है, सर्किल के बाहर की तरफ जो भी पॉइंट दिया गया है उससे जो भी हम, मान लो ये पी पॉइंट है, यहां पर ए पी और बी पी दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो भैया ये दोनों टेंजेंट जो है ना ए पी और बी पी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये थ्योरम 10.2 से कंक्लूजन निकलता है। अगर आपने थ्योरम 10.1 कर ली, थ्योरम 10.2 कर ली और बेसिक चीजें आपको पता है सर्किल्स की, तो आसानी से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व
कर सकते हो। ये दो कॉन्सेप्ट 10.1 और 10.2 इन दोनों थ्योरम्स को अगर आपने कर लिया तो कुछ भी इससे अलग आने वाला नहीं है, ना आपकी बुक में दिया गया है और ना ही एग्जाम में इनसे अलग कुछ भी आने वाला है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है भैया एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। पीछे वाले पेज पर हम सिर्फ सर्किल्स की बात कर रहे थे, अब सर्किल का जो एरिया है ना उसकी बात करेंगे। जो भी हमारा सर्किल होता है, चलो एक सर्किल मैं यहां पर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, छोटा सा सर्किल मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। अब जो भी हमारा सर्किल होता है भैया, उस सर्किल में क्या होता है, सेक्टर बनता है, ठीक है। जैसे हम पिज्जा काटते हैं ना, केक काटते हैं, अगर इस तरह से हम कट करते हैं तो सेक्टर बनता है, और सेक्टर जो भी हमारा है ये थीटा होता है भाई। जो भी हमारा छोटा वाला है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं, बड़े वाले को मेजर सेक्टर कहते हैं। अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन में यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री, इंटू में हो जाएगा हमारा यहां पर पाई आर स्क्वायर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अगर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा हमारा 360 डिग्री, माइनस में यहां पर आ जाएगा थीटा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में यहां पर हो जाएगा हमारा पाई आर का स्क्वायर। इसके अलावा जो भी हमारा सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने राइट डाउन कर लेना है। अगर हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो इसमें क्या कर देना है, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आर्क की लेंथ भी वहां से आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल की। अगर भैया सर्किल को कॉर्ड कट करती है ना, अभी यहां पर एक कंडीशन में हमने क्या किया है, सेक्टर वाले पार्ट को हमने यहां पर शो किया, इसको एक साइड में कर देता हूं मैं, एक और सर्किल यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। जो भी मेरा ये सेकंड वाला सर्किल है, मान लेते हैं यहां पर ये कॉर्ड है इसकी ए बी, ठीक है। यहां पर ये कॉर्ड ए बी इसको कट करती है तो दो सेगमेंट बनते हैं। एक छोटा सेगमेंट होता है जिसको माइनर कहेंगे, बड़े वाले को मेजर कहेंगे। इनका एरिया भी हमें फाइंड करना आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बनेगा उस चीज को समझो। जो भी यहां पर हमारा सेगमेंट बना है, ये सेगमेंट में अगर हम यहां पर सेंटर ऑफ सर्किल से ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा भाई, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया। सेक्टर में से हमें ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें फाइंड करना है तो यहां पर लिखा जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो भी हमारा यहां पर ये सेक्टर बना है माइनर वाला सेक्टर, इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हमें क्या करना होगा, ये हमारा ओ पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये ओ ए बी हमारा ट्राइंगल हो जाता है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस में यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। जो भी हमारा यहां पर सेक्टर है भैया, इस सेक्टर में से हम क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो भी हमारा माइनर सेगमेंट है वो हमें मिल जाता है। अब यहां पर हम माइनर सेगमेंट का एरिया तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फाइंड करना हो भैया मेजर सेगमेंट को, तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा भैया, इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिख देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर हमें मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो जो भी सर्किल का एरिया होता है भाई, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से फाइंड किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेजर सेगमेंट का एरिया जो है ना वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर सेगमेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो भी चीजें आप ये करोगे, मैंने आपको क्या बताया भाई, 4-5 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है ना वो राइट डाउन कर लो भैया। फॉर्मूला होता है √3/4, यहां पर आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर। ए क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड से एक दूसरे के इक्वल होती है, तो ए हो जाएगी यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। तो √3/4 ए स्क्वायर ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। इसका भी यूज कई जगह पर आपको करने को मिलेगा इस वाले चैप्टर में स्पेशली। चैप्टर नंबर 11 के इन सभी फॉर्मूलों को राइट डाउन करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस भी साथ में कर लोगे तो बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे। चैप्टर नंबर 11 फिनिश हुआ, अभी हमारे 3 चैप्टर और बचे हैं। चैप्टर नंबर 12, 13, 14 उनमें हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनको समझने के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर।
चैप्टर नंबर 12 आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। भैया इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, टोटल आपके 6 फिगर्स होते हैं, तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले फिगर की बात करते हैं तो ये होता है भैया हमारा क्यूब। जो भी क्यूब होता है उसकी एक साइड जो है इसको ए कहा जाता है और इसके 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सी एस ए यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम। बात करेंगे सबसे पहले सी एस ए की, तो फॉर्मूला बनेगा 4a² वाला। टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाता है 6a²। वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाता है हमारा a⁻3। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले याद कर लो, आसान आसान से हैं, याद आपको पहले से भी ये होंगे जरूर है। बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में हमारे पास भैया 3 चीजें होती हैं। क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। जो माचिस की डिब्बी होती है वो क्यूबॉइड होती है। तो इसमें यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2h ब्रैकेट के अंदर आता है भैया L प्लस में यहां पर आ जाता है B। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया इसको हम बोल सकते हैं। बात करते हैं भैया टोटल सरफेस एरिया की, तो ये हो जाता है यहां पर भैया 2, उसके बाद आता है लेंथ ब्रेथ, उसके बाद प्लस में आता है ब्रेथ हाइट, और उसके बाद प्लस में आ जाता है हाइट लेंथ। ये फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे आसान सा फॉर्मूला होता है, जस्ट क्या करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होती है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के जो भी फॉर्मूले थे सारे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आगे वाले 2 फिगर्स आने वाले हैं उनके फॉर्मूले की बात करते हैं। आगे हमारे पास यहां पर सिलेंडर आता है और कोन आता है। तो भैया सिलेंडर में सबसे पहले CSA, TSA और वॉल्यूम, इन तीनों पर बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भैया 2 उसके बाद R और H यहां पर आ जाएगा। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें यहां पर R आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रेडियस और हाइट को ऐड किया जाता है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। और इसके बाद वॉल्यूम की बारी आ जाती है, तो वॉल्यूम होता है यहां पर πr²h। ठीक है, सिंपल सिंपल आपके सामने यहां पर 3 फॉर्मूले रख दिए गए हैं सिलेंडर के। ये सिलेंडर के फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर हमारा आता है भैया, इसको कहा जाता है कोन। और कोन में हमारे पास क्या चीजें होती हैं भैया, यहां पर रेडियस होता है, यहां पर स्लैंट हाइट होती है, L इसको कहा जाता है, और हाइट होती है, इसको H कहा जाता है। अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है हमारे पास πr_l। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है हमारे पास πr और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है भैया R प्लस में L आ जाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने चुरा लेना है सिलेंडर वाला और उसमें 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा 1/3, और जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना वो इसका आगे लिख देना है 1/3। ये हो जाएगा आगे πr²h। अब आप कहोगे भैया जो हमारी ये L है ना, इसको फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूं। तो स्लैंट हाइट इसको कहा जाता है भैया L, स्मॉल l से इसको डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है भैया R², उसके बाद प्लस में H का स्क्वायर, और इनको रूट के अंदर डाला जाता है, तो हमें L यानी कि स्लैंट हाइट मिलती है। सिलेंडर और कोन वाले जितने भी फॉर्मूले हैं इस वाले पेज पर मैंने लिख दिए। अब स्फेयर और हेमिस्फेयर वाले फॉर्मूले हैं, उनके लिए आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बात करते हैं यहां पर भैया स्फेयर की। तो स्फेयर में एक बात आप समझ लो, स्फेयर जो होता है ना उसका एक ही सरफेस एरिया होता है। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि जो स्फेयर होता है उसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है, और ये फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम हो जाता है इसका यहां पर 4/3, यहां पर आ जाएगा πr³ होता है। जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वहां पर r³ होती है। जो भी स्फेयर है उसके 2 फॉर्मूले आते हैं स्फेयर में। इसके बाद हेमिस्फेयर की बात करते हैं, तो हेमिस्फेयर में आप देखो, एक तो ऊपर वाला सरफेस हो गया और एक ये राउंड वाला सरफेस है, तो 2 अलग अलग सरफेस यहां पर होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है इनके अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है भैया 2π, यहां पर आ जाएगा r का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 3πr का स्क्वायर। वॉल्यूम जो है इसका होता है 2 में यहां पर आ जाता है भैया
3 और पाई आर की क्यूब यहां पर आ जाता है। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर जो है ये फॉर्मूले भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो भी आपको ये फॉर्मूले बताए गए हैं, क्यूब क्यूबॉइड के फॉर्मूले, उसके बाद सिलेंडर का, कोन के और स्फीयर और हेमिस्फीयर के, अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो जस्ट इन फॉर्मूलों से अलग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी नहीं आने वाला है। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करके क्वेश्चंस को सोल्व करो, आसानी से एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाओगे, बुक वाले क्वेश्चंस भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे। चैप्टर नंबर 12 के सारे फॉर्मूले मैंने आपको राइट डाउन करा दिए हैं। इन फॉर्मूलों को लिख के चिपका लो कहीं पर जहां से आपको ये इजीली याद हो जाएं। चैप्टर नंबर 13 आता है स्टैटिस्टिक्स से। ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। आपको मैं रेकमेंड करूंगा स्टैटिस्टिक्स की जो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई गई है उसको देखो, ठीक है। अगर उसको नहीं देखना है, जस्ट रिवाइज करना है, तो मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। मीन फाइंड करना जो होता है भैया, उसके 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड तुम्हें आने चाहिए। इसके अलावा मीडियन और मोड जो है उनका एक एक तरीका होता है, उनके लिए फॉर्मूला भी यहां पर एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। सो मीन फाइंड करने का पहला तरीका होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या किया जाता है भैया, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा यहां पर आता है एफ आई एक्स आई अपॉन में यहां पर आ जाता है सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है भाई डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा मेथड होता है मीन फाइंड करने का। अगर डेटा ज्यादा बड़ा दिया गया है, वैल्यू ज्यादा बड़ी हमें मिल रही है, तो उसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किया जाता है। और इसमें फॉर्मूला आएगा ए प्लस में आ जाता है, उसके बाद ब्रैकेट लगाया जाता है बेसिकली, उसके बाद यहां पर आ जाता है हमारे पास एफ आई डी आई और डिनोमिनेटर में यहां पर आता है एफ आई। उसके बाद इस तरह से इसको क्लोज कर दिया जाता है। यहां पर आप सिग्मा एफ आई डी आई भी कर सकते हो, सिग्मा एफ आई भी कर सकते हो। बेसिकली यही हमारा फॉर्मूला बनता है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं हम इस तरह से, बिल्कुल जैसा आप कहोगे कि भैया इस तरह से हमारा लिख सकते हैं क्या, कि सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई। तो अब बिल्कुल इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड की बात करेंगे। तो भैया स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है भैया, यहां पर आ जाता है ए, उसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट के अंदर आता है हमारा यहां पर सिग्मा एफ आई यू आई आता है यहां पर, ठीक है। तो एफ आई यू आई, उसके बाद यहां पर आ जाता है हमारे पास सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में मल्टीप्लाई होता है यहां पर एच। इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड का। आपको ये 3 फॉर्मूले, ये तीनों मेथड बहुत डिटेल में अगर समझने हैं तो इन पे अलग अलग वीडियो बनाई गई है भाई, उनको देख लेना। या फिर चैप्टर जो भी हमारा ये है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखोगे तो ये तीनों मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं अब भैया मीडियन की। मीडियन में हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है एल, उसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट यहां पर लगाया जाता है बड़ा सा, यहां पर आता है हमारा एन अपॉन में 2, माइनस में आता है यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ अपॉन में यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, ब्रैकेट क्लोज किया जाता है, मल्टीप्लाई में यहां पर आता है भैया एच। ये फॉर्मूला होता है भैया मीडियन के लिए। अब आपको ये समझना है अगर कि भैया एल क्या होता है, एच क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एन क्या होता है, एफ क्या होता है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भैया मोड की। मोड के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है एल प्लस में फिर यहां पर एक बड़ा सा ब्रैकेट हमें लगाना होता है। फॉर्मूला यहां पर आता है भैया F1 माइनस में यहां पर आ जाता है भैया F0। उसके बाद डिनोमिनेटर जो है ना वहां पर क्या करना होता है, जो भी हमारा F1 होता है उसका डबल करते हैं, यानी कि 2 इंटू में F1 माइनस में यहां पर होता है F0 और माइनस में यहां पर होता है हमारा F2। उसके बाद ब्रैकेट हमारा क्लोज करते हैं और मल्टीप्लाई में हमारे पास H आ जाता है। तो भैया मीन फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 अलग अलग मेथड और फॉर्मूले बताए। मीडियन का फॉर्मूला बता दिया, मोड का फॉर्मूला बता दिया। इनको राइट डाउन करो, दीवार पर चिपकाओ, नोट्स इनके बना लेने हैं। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के ये फॉर्मूले एक ही पेज पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब एक चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी, उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। लास्ट चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आसान सा ये चैप्टर है लेकिन पॉइंट्स ध्यान से समझ लेने तभी आप सही कर पाओगे इस चैप्टर को। तो इसमें हमारे पास आता है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वाला एक फॉर्मूला होता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है वो क्या होता है भैया, 1 के इक्वल होता है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। जो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। तो भैया जो भी प्रोबेबिलिटी होगी ना वो 0 और 1 के बीच में होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा यही समझने वाले हैं कि किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 जो है उससे तो बड़ी होगी एंड 1 से वो छोटी होगी या फिर 1 के इक्वल, इस तरह से कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की। अब भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहां पर अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। बहुत आसान सा ये फॉर्मूला होता है। अब क्लास 10th में अगर तुम आए हो तो प्रोबेबिलिटी एक नेक्स्ट स्टेप पर भी आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट लेवल क्या होता है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को जो है ना वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, पीई है और इस ई पर बार लगा होता है, ऊपर इस तरह से एक लाइन सी लगी होती है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। तो यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इसको कैसे फाइंड किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट नॉट हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जिस जो भी इवेंट है वो कितनी बार नहीं हुआ है ना वो हमें ऊपर रखना है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है ना वो हमें नीचे रखना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है। जो भी चैप्टर्स के मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो सभी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेनी है। और इस वाली वीडियो में जो भी चैप्टर वाइज मैंने आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है वहां से नोट्स बना लेने हैं क्विक रिवीजन के लिए। ये नोट्स आपको टॉपर बना देंगे, क्विक रिवीजन आप इनसे कर सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी से आप समझ सकते हैं। तो क्लास 10th में टोटल 14 ही चैप्टर थे, सभी के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं जो भी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, ये काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना है। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th की, मैथ की, साइंस की या अदर सब्जेक्ट की जो भी वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी और आपकी क्लास 10th में जो भी मार्क्स हैं वो आपके ज्यादा बनाने की हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।